अगर आज के दौर में ये कहा जाए कि इंसानियत, फिलॉसफी या मनोविज्ञान का सबसे गहरा सबक किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं बल्कि खूंटे से बंधे 2 बैलों ने दिया है, तो शायद पहली बार में कोई भी हंस देगा। मतलब हमारी इस मॉडर्न और स्मार्ट दुनिया में हमें अक्सर लगता है कि ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों या जटिल डेटा में ही मिल सकता है। अक्सर हम यही मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिन स्रोतों में गोता लगाने वाले हैं ना, वो हमारी इस विकसित सभ्यता का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं जिसे सुनकर शायद हमें अपनी ही भाषा और बुद्धि के इस्तेमाल पर दोबारा सोचना पड़े। हाँ बिल्कुल, और यही इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी ताकत भी है। आज हम जिस सिनेमैटिक कथा मतलब हीरा और मोती अ सागा ऑफ लॉयल्टी एंड लव के नोट्स और सारांश का विश्लेषण कर रहे हैं, वो ऊपर से देखने पर शायद सिर्फ एक पुरानी ग्रामीण कहानी लग सकती है। हाँ, एकदम साधारण सी कहानी। सही कहा, लेकिन अगर हम इसके प्रतीकों को डिकोड करें तो ये 3 घंटे की कथा असल में सर्वाइवल यानी अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद, समाज के काम करने के तरीके और इंसान के अंदर जो स्वार्थ और करुणा छिपी है ना, उसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये सिर्फ जानवरों की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो इंसानियत असल में कैसे रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली। और आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी यही है, मतलब ये खोजना कि क्या आज की इस तेज तर्रार और अत्यधिक व्यावहारिक दुनिया में, जहां हर चीज प्रॉफिट लॉस के तराजू पर तौली जाती है, वहां क्या निस्वार्थ प्रेम के लिए कोई जगह बची है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री हमें सबसे पहले एक तरह से कंट्रोल ग्रुप या एक बेसलाइन परिस्थिति में ले जाती है, जो है रामपुरा गांव। रामपुरा गांव, जी। गांव का जो चित्रण किया गया है ना, जैसे मिट्टी की खुशबू, सुबह की ओस और एक अजीब सा ठहराव, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक पूरा संतुलन है। और इसी संतुलन के केंद्र में हमारा मुख्य पात्र है किसान झूरी और उसके 2 बैल हीरा और मोती। झूरी का चरित्र समझना यहाँ बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो एक तरह से उस आदर्शवाद का प्रतीक है जो आज के समय में खोजना सच में बहुत मुश्किल है। वो आर्थिक रूप से तो गरीब है, लेकिन उसके पास जो इमोशनल कैपिटल है या कहें कि भावनात्मक पूंजी है, वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल बड़ी है। उसके लिए हीरा और मोती सिर्फ खेत जोतने की कोई मशीनें नहीं है, वे उसके परिवार का एक अहम हिस्सा है। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में प्रवेश करती है, क्योंकि इन दोनों बैलों का जो अलग अलग स्वभाव है वो असल में हमारे इंसानी दिमाग के 2 अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है। अरे वाह, ये पॉइंट तो बहुत ही सटीक है और मैं इसी पर बात करना चाह रही थी। मतलब अगर हम ध्यान दें तो हीरा सफेद है, बहुत शांत है और हमेशा परिस्थितियों को ऑब्जर्व करता है, जबकि मोती एकदम काला है, शरीर से बेहद ताकतवर है और अन्याय देखते ही तुरंत भड़क उठता है। तुरंत रिएक्ट करता है। हाँ, तो अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक गाड़ी के ब्रेक और एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं। मतलब मोती वो एक्सेलरेटर है जो किसी भी गलत बात को देखते ही तुरंत सिस्टम से टकराना चाहता है, और हीरा वो ब्रेक है जो ये सुनिश्चित करता है कि गुस्से में गाड़ी किसी खाई में ना गिर जाए। सही कहा। हम सबके अंदर एक हीरा और एक मोती होता है, एक जो रिएक्ट करना चाहता है और एक जो परिणामों के बारे में सोचता है। ये ब्रेक और एक्सेलरेटर वाला नजरिया कहानी के कई दृश्यों को एकदम स्पष्ट कर देता है। जैसे स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है गांव की चौपाल का, जहां गांव के मास्टर जी एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। हाँ, वो मास्टर जी वाला डायलॉग। बिल्कुल, वो कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं कि जानवर अच्छे हैं या इंसान, सवाल ये है कि प्रेम किसके अंदर बचा हुआ है। ये कोई साधारण डायलॉग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर एक बहुत बड़ी समाजशास्त्रीय टिप्पणी है कि प्रेम और वफादारी अब इंसानों की बुनियादी फितरत नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसा दुर्लभ संसाधन बन गई है जिसे अब जानवरों में खोजना पड़ रहा है। और इसी बात को हीरा का एक विचार और भी ज्यादा पुख्ता कर देता है। जब मोती उससे पूछता है कि इंसान इतने परेशान क्यों रहते हैं, तो हीरा का जवाब आधुनिक मनोविज्ञान की किसी रिसर्च से कम नहीं लगता। हाँ, वो ओवरथिंकिंग वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। वो कहता है कि क्योंकि इंसान जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और कम महसूस करते हैं। मुझे सच में लगता है कि ये हमारी आज की सबसे बड़ी बीमारी है।
हम हर रिश्ते, हर काम, हर भावना का इतना ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं कि हम उसे बस महसूस करना ही भूल जाते हैं। मतलब हम अपने दिमाग के शोर में इतने उलझ गए हैं कि दिल की आवाज पूरी तरह दब गई है। बिल्कुल सही कहा। हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंसकर अपनी बुनियादी संवेदनाओं से पूरी तरह कट गए हैं, और ये कहानी इसी बुनियादी संवेदना की वापसी की वकालत करती है। लेकिन ये तो हो गई एक आदर्श स्थिति की बात। कोई भी फिलॉसफी या सिद्धांत तब तक पूरी तरह परखा नहीं जा सकता जब तक उस पर बाहर से कोई दबाव न डाला जाए। एकदम सही बात है। और हमारी स्रोत सामग्री ठीक यही करती है। रामपुरा गांव की इस शांति को अचानक एक बहुत ही कड़वे यथार्थ का सामना करना पड़ता है जब गांव में सूखा पड़ जाता है। और यहीं से ना कहानी का पूरा टोन एकदम बदल जाता है। फसलें सूख जाती हैं, कर्ज का दबाव अचानक बढ़ने लगता है और घर में अनाज पूरी तरह खत्म हो जाता है। ऐसे में झूरी की पत्नी एक फैसला लेती है, बैलों को अपने भाई गया के पास भेजने का। हाँ, मजबूरी का फैसला। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर जब हम ऐसी कथाएं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम बहुत जल्दी झूरी की पत्नी को एक लालची या क्रूर विलन मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये सोचने वाली बात है कि है साहूकार का कर्ज सिर पे मंडरा रहा है और खेत बंजर पड़े हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिवार का पेट पालना पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? मतलब क्या सर्वाइवल मोड में लिया गया एक कड़वा फैसला सच में किसी को बुरा इंसान बना देता है? ये एक बेहद जरूरी तर्क है, और हमारे स्रोत गरीबी बनाम संवेदनशीलता के इस पूरे फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। मनोविज्ञान में मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम या कहें मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। तो वो सिद्धांत ये कहता है कि जब तक इंसान की बुनियादी जरूरतें जैसे खाना और सुरक्षा पूरी नहीं होती, तब तक वो नैतिकता, प्रेम या उच्च आदर्शों के बारे में सोच ही नहीं सकता। झूरी की पत्नी ठीक उसी सर्वाइवल मोड में है। बिल्कुल, वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाह रही है। और जब मोती इस स्थिति पर सवाल उठाता है तो हीरा बहुत ही परिपक्वता से कहता है कि इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बदल देती हैं। ये लाइन एकदम स्पष्ट करती है कि असली विलन कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरा आर्थिक ढांचा है जो इंसान को इतने भारी दबाव में डाल देता है कि उसे अपनी भावनाएं मारनी ही पड़ती हैं। ये नजरिया तो पूरी तरह से खेल ही बदल देता है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि गरीबी सिर्फ पेट खाली नहीं करती, वो कभी कभी इंसान की संवेदनशीलता को भी पूरी तरह से खाली कर देती है। बिल्कुल। बहरहाल मजबूरी में झूरी अपने दोनों दोस्तों को अपने साले गया के साथ विदा कर देता है। और गया का गांव रामपुरा से बिल्कुल अलग है। वहाँ ना कोई भावनात्मक जुड़ाव है, ना मिट्टी की खुशबू। वहाँ सिर्फ एक चीज है, और वो है अमानवीय काम और शोषण। हाँ, और ये काम बिना किसी सम्मान के करवाया जाता है। गया का जो रवैया है ना, मतलब भारी गाड़ी खिंचवाना, तेज धूप में मारना, ये असल में सत्ता और नियंत्रण का एक बहुत ही क्लासिक प्रदर्शन है। जब किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे जीव पर पूरा अधिकार आ जाता है और वहां कोई भावनात्मक जवाबदेही नहीं होती, तो वहां शोषण शुरू हो जाता है। एकदम सही। ये आज के किसी भी टॉक्सिक वर्कप्लेस या शोषक सिस्टम का एक बहुत ही सटीक मेटाफर है। गया उनसे सिर्फ काम नहीं ले रहा है, बल्कि वो असल में उनके स्वाभिमान को तोड़ना चाहता है। और यही वो बिंदु है जहां मोती का वो जो एक्सेलरेटर है ना, वो पूरी तरह से दबने को तैयार हो जाता है। मोती का स्वाभाविक गुस्सा बाहर आता है। वो विद्रोह करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं अभी इस गाड़ी को पलट दूं और इस अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन फिर कुछ होता है। हाँ, लेकिन यहाँ फिर से वो ब्रेक लगता है। हीरा उससे रोक देता है। पहली बार जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा था ना, तो मुझे लगा कि हीरा शायद डरपोक है या वो उस सिस्टम के सामने पूरी तरह झुक गया है। लेकिन जब मैंने इसके पीछे के असली तर्क को समझा, तो वो सच में मेरे लिए हैरान करने वाला था। असल में हीरा का वो रोकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो इमोशनल रेगुलेशन या कहें कि भावनात्मक नियंत्रण की एक तरह से मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास। हीरा मोती से कहता है कि गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी बन जाता है। अगर हम इसे रणनीतिक नजरिए से देखें, तो जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो आप अपना संतुलन पूरी तरह खो देते हैं। एग्जैक्टली। आप असल में सामने वाले को एक बहाना दे देते हैं कि वो आपको और ज्यादा सजा दे सके। अगर मोती उस वक्त हमला करता, तो गया को उन्हें बुरी तरह पीटने का एक लीगल या कह सकते हैं सामाजिक कारण मिल जाता। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब हीरा ये समझ रहा है कि अभी सत्ता पूरी तरह गया के हाथ में है और इस समय किया गया कोई भी विद्रोह सिर्फ आत्महत्या ही होगी। बिल्कुल। किया गया निर्णय ही असली साहस होता है। ये बात आज के दौर में भी कितनी ज्यादा प्रासंगिक है ना? हम अक्सर रिएक्टिव होने को ही बहादुरी मान लेते हैं। हाँ,
बस तुरंत जवाब दे देना। वही तो, जैसे सोशल मीडिया पर तुरंत गुस्सा जाहिर कर देना या किसी से लड़ पड़ना। लेकिन असली बहादुरी अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, ताकि जब सही मौका मिले तो प्रहार ऐसा हो कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाए। और वो सही मौका एक रात आता भी है। हमारे स्रोतों में इस रात का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही प्रतीकात्मक है। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही है, भारी बारिश हो रही है, जो असल में अंदर चल रहे उनके मानसिक तूफान को दर्शाती है। बहुत ही सिनेमैटिक सीन है वो। बिल्कुल। उस रात वे दोनों अपनी रस्सियां तोड़ देते हैं। ये सिर्फ दो बैलों का खूंटे से छूटना नहीं है, ये एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने का, एक अत्याचारी व्यवस्था से खुद को हमेशा के लिए आजाद करने का क्षण है। सहने की जो एक तार्किक सीमा हीरा ने तय की थी, वो अब पार हो चुकी है। लेकिन आजादी का फैसला करना एक बात है और उस कठिन रास्ते पर चलना बिल्कुल अलग। जैसे ही वे भागते हैं, उनके सामने एक भयानक रास्ता होता है। जंगल, कीचड़, भूख और सबसे बड़ा डर, पकड़े जाने का डर, जो कि बहुत स्वाभाविक है। हाँ, जब भी हम किसी सुरक्षित लेकिन शोषक जगह से बाहर निकलते हैं, चाहे वो कोई खराब नौकरी हो या कोई बहुत बुरा रिश्ता, तो सबसे पहले ये अनसर्टेनिटी या कहें कि अनिश्चितता ही हमें सबसे ज्यादा डराती है। और इसी थका देने वाली यात्रा के बीच मोती के मन में एक सवाल आता है, जो मुझे लगता है हम सबका सवाल है। वो पूछता है कि अगर रास्ता खत्म हो गया तो? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। जब आप सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हीरा का जो जवाब है, वो इस पूरी कहानी का भावनात्मक और दार्शनिक केंद्र है। वो कहता है कि जहां प्रेम इंतजार करता हो, वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। वाह! ये कोई किताबी मोटिवेशन नहीं है, ये इस बात का सीधा सा मनोविज्ञान है कि जब आपके पास एक स्पष्ट और भावनात्मक लक्ष्य होता है, जो इस मामले में झुरी के पास वापस लौटना है, तो वो उम्मीद एक बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। एकदम सही बात है। वो उम्मीद आपको हर तरह की शारीरिक और मानसिक थकान के पार ले जाती है। ये विचार सच में बहुत ताकतवर है कि प्यार सिर्फ एक भावना भर नहीं है, ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो आपको घने अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। और उनकी ये उम्मीद बिल्कुल सही साबित होती है। अगली सुबह जब झूरी दरवाजा खोलता है, तो वे दोनों थके हुए, कीचड़ में सने हुए, लेकिन पूरी तरह आजाद उसके सामने खड़े होते हैं। वो बहुत ही भावुक कर देने वाला पल होता है। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत ही भावुक दृश्य है, जहां झूरी फूट फूट कर रोता है। लेकिन ये दुनिया इतनी भी आसान नहीं है। सत्ता और अधिकार इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए गया वहां पहुंच जाता है और दावा करता है कि ये दोनों बैल उसके हैं। और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, वो पंचायत वाला हिस्सा। जी, गांव में जो पंचायत बैठती है, वो सिर्फ ये तय करने के लिए नहीं है कि बैल किसके पास रहेंगे। मास्टर जी का वहां एक बहुत ही कड़ा संवाद है। वे कहते हैं कि आज फैसला बैलों का नहीं, इंसानियत का होगा। इंसानियत का फैसला। ये दृश्य असल में प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपत्ति के अधिकार और लिविंग बीइंग्स या जीवित प्राणियों के अधिकारों के बीच का एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। ये पंचायत उस समाज की अदालत है जहां एक तरफ कागज और पैसे की ताकत है, मतलब गया कहता है कि उसने इन्हें लिया है, इसलिए ये कानूनी रूप से उसके हैं। और दूसरी तरफ वो अदृश्य धागा है जिसे हम प्यार कहते हैं। एक बूढ़ा किसान वहां कहता है कि जिसे प्रेम बांध ले, उसे रस्सियां कभी नहीं बांध सकती। और अंततः इस सामाजिक अदालत में जहां अक्सर पैसा ही जीतता है, वहां प्रेम की जीत होती है। गया को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ये एक तरह से समाज को ये याद दिलाना है कि कुछ चीजें दुनिया में खरीदी या बेची नहीं जा सकती। लेकिन हर वैचारिक या सामाजिक जीत के बाद एक बहुत ही कठोर भौतिक यथार्थ सामने आता है, और वो है समय का चक्र। हाँ, जिसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। कहानी का अंतिम भाग इसी यथार्थ पर केंद्रित है। आप सिस्टम से जीत सकते हैं, आप अत्याचारियों से भाग सकते हैं, लेकिन आप बुढ़ापे और समय से कभी नहीं जीत सकते। स्रोतों के अनुसार हीरा अब बूढ़ा होने लगा है। उसकी वो जो शारीरिक ताकत थी, वो अब जवाब दे रही है। और यहीं पर हमें सच्ची मित्रता का वो गहरा अर्थ समझ आता है, जो अक्सर हमारी नजरों से छुप जाता है। जब हीरा की चाल धीमी हो जाती है, तो मोती, जो हमेशा आगे दौड़ने वाला एक फुर्तीला बैल था, वो अपनी चाल धीमी कर लेता है ताकि वो हीरा के साथ साथ चल सके। वह उसे पीछे नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं, वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। और फिर वो दुखद दिन आता है जब हीरा काम करते करते खेत में ही गिर पड़ता है। इस दृश्य का जो विवरण है ना, वो सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब जीवन भर की ये दौड़ खत्म होती है, तो आखिर में क्या बचता है।
हीरा अपने अंतिम पलों में मोती से कहता है कि दोस्ती साथ चलने का नाम नहीं, दिल में रहने का नाम है। ये पंक्ति उपयोगितावाद या कहें कि यूटिलिटेरियनिज्म पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आधुनिक दुनिया में अक्सर हमारे रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक कोई हमारे काम आता है। हाँ, जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है। बिल्कुल, जब उपयोगिता खत्म तो रिश्ता भी खत्म। लेकिन हीरा और मोती का रिश्ता इस बात का पक्का प्रमाण है कि निस्वार्थ वफादारी असल में तब शुरू होती है जब सामने वाला आपके किसी काम का न रहे। मास्टर जी का ये कहना कि आज हमने एक बैल नहीं खोया, हमने वफादारी खो दी है, इस बात को दर्शाता है कि गांव ने एक ऐसा नैतिक आदर्श खो दिया है जो आजकल इंसानों में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और हीरा के जाने के बाद मोती का जो व्यवहार है वो ग्रीफ या कहें कि शोक का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट है। मोती एकदम शांत हो जाता है, उसका वो सारा गुस्सा, वो सारा विद्रोह न जाने कहाँ गायब हो जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, वो बस उस खूंटे के पास चुपचाप बैठा रहता है जहाँ कभी हीरा होता था। ये दिखाता है कि उसका वो जो एक्सेलरेटर था ना वो बिना उसके ब्रेक के एकदम बेकार हो गया है। उसका वजूद असल में हीरा से ही पूरा होता था। और कुछ समय बाद मोती भी शांति से इस दुनिया से चला जाता है। इन दोनों के जाने के बाद कहानी जिस नोट पर खत्म होती है वो सच में बहुत ही विचारणीय है। झूरी जब उन्हें दफनाता है तो मास्टर जी एक बात कहते हैं, इंसान अक्सर भाषा पर गर्व करता है लेकिन प्रेम की भाषा सबसे ज्यादा जानवर समझते हैं। कितनी गहरी बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इंसानी सभ्यता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल लगाता है। हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है, मतलब स्कूल, अदालतें, भाषाएं, नियम, कानून, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन क्या सच में हम समझ पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हीरा और मोती की ये कथा हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे अंदर का झूरी जो सिर्फ प्रेम करना चाहता है, वो अक्सर हमारे अंदर के गया से जो सिर्फ अपना फायदा देखता है उससे हार जाता है। सही कहा आपने। ये कथा एक तरह का रिमाइंडर है कि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अंत में करुणा और निस्वार्थ भाव ही इस दुनिया को सस्टेनेबल या कहें कि रहने लायक बनाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी ये कथा इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम तकनीकी रूप से तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अभी भी हमें उन मूल सिद्धांतों पर लौटने की बहुत जरूरत है जो इन दो खामोश जानवरों ने हमें सिखाए। और इसी गहरे विचार के साथ मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। हम अपनी आधुनिक दुनिया में खुद को बहुत ज्यादा इवॉल्व या विकसित मानते हैं। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी जटिल भाषाओं और अपने बड़े बड़े तर्कों पर बहुत गर्व करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वे बेजुबान जानवर जो बिना एक भी शब्द बोले प्रेम, त्याग और वफादारी की उस सबसे गहरी भाषा को समझ लेते हैं, अगर आज वे हमारी आधुनिक मानवीय संवेदनाओं का आकलन करें, तो क्या हमारी एक कथित विकसित इंसानी सभ्यता उनकी उस इंसानियत की अदालत में पास हो पाएगी? सोचने वाली बात है। शायद असली संवाद होठों से या शब्दों से शुरू ही नहीं होता। शायद वो वहां से शुरू होता है जहां सारे शब्द खत्म हो जाते हैं।